ओम ह्रीं नमो अरहंताण। ओम ह्रीं नमो सिद्धाण। ओम ह्रीं नमो आयर्याण। ओम ह्रीं नमो उवज्झायाण। ओम ह्रीं नमो लोए सब्बसाहूण। ऐसो पंचनमोकारो सब्ब पावपणासनो मंगलाणंच सव्वेसि पढ़मं हवै मंगलम पढ़मं हवै। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः का ये विशेष वेबिनार प्रारंभ करने जा रहे हैं। सभी को जय जिनेन्द्र। आज हम एक विशेष खास टॉपिक लेकर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। शास्त्रों में बताया गया है दान पुण्य का काम है, दान देना पुण्य माना गया है। दान कई प्रकार के हो सकते हैं, अर्थ का दान, पैसों का दान, शरीर का दान, रक्तदान, नेत्रदान आदि ये सब दान की परिभाषा है। आजकल अभी जो माहौल चल रहा है, जो भयावह एक वातावरण निर्मित हो रहा है पूरी दुनिया में, उसके लिए एक दान की और आवश्यकता अभी बहुत ज्यादा महसूस हो रही है, और वो दान है प्लाज्मा का दान। प्लाज्मा का दान क्या है, कैसे किया जाए, क्या इससे बेनिफिट होते हैं, कैसे हम प्लाज्मा का दान करके दूसरों की जिंदगी बचा सकते हैं, इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सूरत से रक्तदान केंद्र के दो बड़े अधिकारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर सुमित जी भारद्वाज और परिमल जी व्यास। इन दोनों से हम आज मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे और जानेंगे कि ये प्लाज्मा दान क्या होता है, कैसे किया जाए, इनसे क्या बेनिफिट है। तो अब ज्यादा समय न गंवाते हुए मैं अलका जी सांखला सूरत आपको निवेदन करता हूं, आप हमारे दोनों महानुभावों का परिचय देते हुए उन्हें सादर आमंत्रित करें। अनम्यूट कीजिए प्लीज, अनम्यूट। मैं इधर से आपको कर रहा हूँ, एक मिनट। Yes. Okay. Good morning. Good morning. How are you? How are you? Everyone, कैसे हो? Fine. We are fine. Best in the world. Top in the world. We are the happiest in the world. सबका स्वागत, सुस्वागतम, सुस्वागतम। MP केंद्र, MP के केंद्र आप सबका सहर्ष स्वागत करता है। अंतस्थ विराजित प्रातः स्मरणीय विश्व वंदनीय आचार्य श्री जी के चरणों में मेरी भाव भरी वंदना। जो यहाँ बैठे हैं सभी के अपने अपने गुरु है। गुरु कोई भी हो, भारत देश महान है, संतों की भूमि है, तो हर एक हाथ जोड़ के कार्यक्रम की शुरुआत अपने गुरु को वंदना करके करे, मनोभाव से अपने गुरु को वंदना करें। और हमारे कार्यक्रम की शुरुआत के लिए हम गुरु का आशीर्वाद लेके कार्यक्रम शुरू करेंगे। हम आज देख रहे हैं वातावरण कैसा है, सबकी मनस्थिति आज देखिए खराब है, सबकी परिस्थिति खराब है, आर्थिक स्थिति डामाडोल हो रही है, ये वस्तु स्थिति है। और जो भयानक मनस्थिति परिस्थिति हो रही, परंतु भारत देश है बड़ा महान, वहां है ऐसे गुरु महान, दिया है उन्होंने एक एक ऐसा
दान जिससे बदल सकता है सारा समाज। तो अभी अभी हमने एमपी के फिटनेस के संयोजक संचालक आनंद जी ने हमें दान का महत्व बताया। तो भारत संस्कृति में हम दान को तो बहुत अच्छी तरह जानते हैं। हमारी संस्कृति, हमारी आर्य संस्कृति त्योहार लाती है, उजागर करने दिलो दिमाग को कभी होली दिवाली आती है, परंतु कोरोना के कारण घना अंधेरा छाया है सबके मन में, घना अंधेरा छाया है सबके दिल में। वहां प्लाज्मा डोनेशन की ज्योति जगाने हमारे साथ सूरत रक्त केंद्र के डायरेक्टर डॉक्टर सुमित और एडमिनिस्ट्रेटर परिमल जी जुड़े हैं। दोनों भी इतना महान काम कर रहे हैं, तो उनका हम सहर्ष स्वागत करते हुए परिचय देती हूँ। हम हमेशा परिचय बहुत कम समय में देते हैं ताकि आप लोगों को हम ज्यादा सुने। तो ज्यादा से ज्यादा हम डॉक्टर सुमित भाई को सुनेंगे। उसके पहले परिमल व्यास, नाम ही परिमल, ये परिमल जैसे सुगंध छोड़ते रहते हैं, उसे लोगों को जोड़ते रहते हैं। तो ये परिमल जी सूरत के बहुत ही एक्टिव, सूरत रक्तदान केंद्र के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर तो है ही, प्रोफेशनली ये इंजीनियर है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, सबसे इम्पोर्टेंट, ध्यान देके सुनिए, इस बात के लिए सबको ध्यान देना है। इनकी उम्र देखिए, आज तक के लाइफ में परिमल जी साहब ने 90 बार रक्तदान किया है। तो जितने भी भाई बहन जुड़े हैं, सभी एक बार अपने हाथ ऊपर करके उनके लिए ओम अरहम करे। सभी मिलके जोरदार कहे परिमल भाई जी के लिए ओम अरहम। परिमल भाई जी ओम अरहम। बहुत बहुत धन्यवाद। ये श्री सत्य साई बाबा ऑर्गेनाइजेशन जो सूरत में है, इसके डिस्ट्रिक्ट ओम अरहम, ये डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी है। बहुत सारे संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। लायनेस में है ये जो डिस्ट्रिक्ट चेयर लायनेस क्लब है, उसके इंटरनेशनल के भी अवेयरनेस का, टेलमिसिया का काम करते हैं। ये पोस्ट चेयरमैन है स्थापत्य इंस्टीट्यूशन सिविल इंजीनियर आर्टिकल सूरत के। प्रोफेशनली इनका काम पेंट टेक्सचर कंसल्टेंसी है, परंतु इनका मुख्य काम आज है लोगों को जागरूक करना। हम सब जानते हैं दान बहुत अच्छी चीज है, सब दान हम जानते हैं, अन्नदान जानते हैं, अभय दान जानते हैं। लोग नेत्रदान के लिए भी बहुत जागरूक है, कुछ लोग देहदान भी करते हैं। और परिमल भाई जी और सुमित भाई जी, आनंद भाई जी, मुझे बड़ी खुशी होगी कि लगभग 40 साल पहले मैंने देहदान का काम किया हुआ है। मेरे परिवार में सारे परिवार ने देहदान किया हुआ है और मैंने 40 साल पहले मेरा देहदान का फॉर्म भरा हुआ है। मेरे पिताजी माताजी का भी देहदान हो चुका है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारे एक एक पार्ट जीवन में, और हम जानते हैं भारतीय संस्कृति है कि हम सब एक दूसरे पर डिपेंड है। सब एक छोटा सा आहार करना, एक छोटा सा चीज लेनी है तो भी कितने लोग इसमें जुड़े रहते हैं। तो सब लोग हम साथ में चलते हैं, तो सबको मदद करना। और प्रधान जी मंत्र मोदी साहब जी फरमाते हैं सबका साथ सबका विश्वास, इसी से बढ़ता है आत्मविश्वास। तो दूसरे की जान बचाने के लिए अगर हम कुछ थोड़ा बहुत काम आते हैं, देखो सब डरा हुआ है आदमी, हर आदमी डरा हुआ है, मदद करना चाहता है, पर अपना आदमी हॉस्पिटल में होने के बाद देखने को भी वहां नहीं जा सकते हैं। घर में क्वारंटाइन होने के बाद दूसरे रूम में भी कोई जा नहीं सकते, इतना माहौल आज भयंकर हो चुका है। और इसमें हम अगर एक छोटा सा काम कर सकते हैं, हमारा जैसे ब्लड डोनेशन होता है, रक्तदान करते हैं, वैसे प्लाज्मा डोनेशन होता है। ये प्लाज्मा डोनेशन लोगों को अभी तक क्लियर नहीं है। कई लोग डरते हैं कि क्या होता है प्लाज्मा डोनेशन। बहुत सिंपल है, और इसके लिए इस पर प्रकाश पाड़ने के लिए हमारे साथ आज जुड़े हैं परिमल जी व्यास और डॉक्टर सुमित। मैंने परिमल जी व्यास का परिचय करवा दिया है, इसके बाद परिमल जी साहब बात करेंगे, इंट्रोडक्टरी सब इंफॉर्मेशन देंगे, और उसके बाद डॉक्टर सुमित जी पूरा प्रकाश डालेंगे हमें इसके शोध बोध, क्योंकि इनकी तो इतनी डिग्रियां, इतनी पदवियां और इतना कुछ उन्होंने किया हुआ है कि इनका बायोडेटा तो मेरे लिए तो बताना तो पूरा मेरा ये लेक्चर ही हो जाएगा। तो उनके बारे में मैं बाद में, परिमल जी का होने के बाद, उनके ज्वाइन होने से पहले मैं उनका इंट्रोडक्शन दूंगी। तो सबसे पहले मैं परिमल जी साहब को निवेदन करती हूँ
कि ये क्या काम चल रहा है, कैसा चल रहा है और लोग इससे कैसे जुड़ सकते हैं। आज रविवार है, कुछ लोग कम भी जुड़े हो तो हमारा यूट्यूब पूरा दिन घूमता रहेगा और सैकड़ों लोग उसको ज्वाइन करेंगे और हम भी ये सारा वीडियो हर एक को भेजेंगे। ग्रुप में 10,000 लोग के पास आनंद भाई जी सेंड करते हैं। तो मुझे आशा ही नहीं, विश्वास है कि आप सबको जगाएंगे, सबके मन में जागृति पैदा करेंगे, सब जगेंगे और ये रक्तदान, प्लाज्मा डोनेशन के बारे में जानकारी लेने के लिए सब तैयार हो गए। क्योंकि स्वास्थ्य का कोई धर्म नहीं होता है, न हिंदू, बौद्ध, न मुस्लिम, न जैन। स्वास्थ्य का कोई धर्म नहीं होता है, न हिंदू, बौद्ध, न मुस्लिम, न जैन। बस एक खून होता है जो सब में बहता है, वही देता है एक शांति और चैन, वही देता है शांति और चैन और अपना जीवन। तो कैसे मिलता है प्लाज्मा से जीवन और ये काम कैसा चल रहा है रक्तदान केंद्र के द्वारा। इंट्रोडक्टरी लेक्चर परिमल जी साहब का और उनके बाद बोलेंगे सुमित भाई जी। तो मैं एमपी केंद्र की तरफ से हाथ जोड़ के परिमल जी साहब को सादर आमंत्रित करती हूँ। आप आइए और हमें जगाइए। परिमल जी व्यास बात करती हूँ तो इतने उत्साह से बात करते, इतनी बातें बताते, परिमल जी साहब की बातें सुनते रहिए। ऐसे ही है। मोस्ट वेलकम परिमल जी सर। गुड मॉर्निंग सर। मेरी आवाज आ रही है अलका जी सबको? यस, आवाज आ रही है। मेरी आवाज आ रही है, ठीक है ना? ओके। यस यस। आज के रविवार के और जब ये माता जी का चैत्री नवरात्रि का उत्सव पूरे भारतवर्ष में बल्कि पूरी दुनिया में जब मनाया जाता है खूब धामधूम से, तब ये पेंडेमिक की वजह से, जैसे अलका जी ने बताया, सब मुरझाए हुए हैं, सब चिंतित है अपने स्वजनों के लिए, अपने भाई बंधुओं के लिए कि जो अस्पताल में पड़े हैं, जिसको प्लाज्मा की बहुत आज जरूरत है। मेरा कुछ थोड़े बहुत विचार आपके समक्ष रखने से पहले मैं कुछ मेरी जो पेरेंट संस्था है उसके बारे में मैं कुछ बताना चाहूंगा। और उससे पहले एमपी के फिटनेस क्लासेस जो कि नागपुर से आनंद जी पूरा इसका संयोजन कर रहे हैं, और सूरत की हमारी बहन जो कि बहुत ही बड़ी योग गुरु है, कल्याणम योग की अलका जी सांखला जी का भी मैं बहुत ही शुक्रगुजार और आभारी हूँ। सूरत रक्तदान केंद्र एवं रिसर्च सेंटर की तरफ से हमको जो आपका ये जो एसोसिएशन है उसके अंदर हमारे विचारों प्रदर्शित करने के लिए जो मौका दिया गया, उसके लिए मैं बहुत तहे दिल से आप सब लोग का ग्रेटिट्यूड आपके प्रति व्यक्त करता हूँ, आपका आभार व्यक्त करता हूँ। सूरत रक्तदान केंद्र एवं रिसर्च सेंटर सूरत के 3 जाने माने डॉक्टर ने चालू किया एक ही भावना से, जो अलका जी ने बताया, मानव सेवा वो ही प्रभु सेवा है। यही मोटो आज तलक चलता आया है। 44 साल 44 इयर्स बैक ये 3 डॉक्टर हमारे प्रदीप जी देसाई जो हमारे बीच है, डॉक्टर विनोद साहब भी आज हमारे साथ हमको ट्रस्टी के रूप में गाइडेंस दे रहे हैं, और स्वर्गस्थ डॉक्टर निकुंज लता तिजोरी वाला जो कि एक्सपायर हो गई है, उसके आशीर्वाद से ये ब्लड बैंक की शुरुआत हुई थी छोटे से 1500 स्क्वायर फीट के एरिया में, सूरत जनरल हॉस्पिटल जहां खड़ी है आज, वहां से जैसे जैसे डॉक्टर लोग ने साथ अपने जैसे विचारधारा वाले आदमी जुड़ते गए, उसका डेवलपमेंट सेवा का फलक बढ़ता गया। और वहां से उठ के सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने ये सेवा के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए फ्री में गोपीपुरा जैसे सेंट्रल एरिया में 7500 स्क्वायर फीट का बड़ा जगह हमारे रक्तदान केंद्रों को दिया। वहां से हमारे ट्रस्टी, हमारी मैनेजमेंट, हमारे डायरेक्टर्स को रुके नहीं, डेवलपमेंट करते गए। और आज हम लोग सूरत महानगर पालिका के सौजन्य से बिल्कुल मुफ्त में आज 17,000 नहीं बल्कि 34,000 स्क्वायर फीट का गुजरात का और पूरे भारत भर का, जिसका 1 से 5 के अंदर गिनती हो सकती है, ऐसे ब्लड बैंक के साथ हम लोग आज बात कर रहे हैं, उससे ऑफिसर से आज हम जुड़े हुए हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक खाली हमारी सूरत रक्तदान केंद्र, इट इज नॉट नियरली अ ब्लड बैंक, इट इज अ वेरी बिग रिसर्च सेंटर। परिमल जी आपकी आवाज नहीं आ रही है।
एक बोतल 450 रक्तदान करें तो आप 3 जिंदगियां बचाने के लिए भगवान आपको निमित्त बनाता है। क्योंकि इसका कारण यही है कि रक्तदान केंद्र में जैसा ब्लड आता है, आप लोग जैसा, मेरे जैसा, आप सब लोग का, तो उसके अंदर से रेड सेल, इसके अंदर से प्लेटलेट, और जिसकी हम आज चर्चा करने जा रहे हैं ऐसा प्लाज्मा, उसके अंदर से हम लोग उसको विभाजित कर देते हैं। और इसके लिए बोला जाता है एक दफा ब्लड डोनेशन करो तो आप 3 जिंदगियां बचा सकते हैं। इससे ओवर एंड अबव खाली ब्लड बैंक नहीं है, ऐसा मैंने बताया, तो बहुत बड़ा रिसर्च सेंटर है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च और साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च द्वारा हमारा रक्तदान केंद्र अप्रूव्ड है, जिसकी वजह से उसको इनकम टैक्स में ये मानव सेवा का काम करते हैं, किसी की जिंदगी बचाने का काम करते हैं। तो गवर्नमेंट ने हमको 3512 जो इनकम टैक्स से जुड़े हुए हमारे भाई बहन आज एमपी के ये वेबिनार में जुड़े हुए हैं, उसको पता है कि उसको 100% टैक्स डिडक्शन मिलता है, जो कि हर एक ट्रस्ट को नहीं मिलता, क्योंकि ये मानव सेवा के साथ जुड़े हुए हैं। इसके साथ साथ हमारे केंद्र में टेक्निकल एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन के लिए वीर नर्मद साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी से हम जुड़े हुए हैं और पोस्ट ग्रेजुएट इन डिप्लोमा मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी की कॉलेज चलाते हैं। और बीएससी माइक्रोबायोलॉजी बीएससी के कोर्स के बाद 1 साल का हम पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा मेडिकल लेबोरेटरी का कोर्स भी चलाते हैं, जो इस सूरत की सब सारी ब्लड बैंक के सब सारी अस्पताल को उसके छात्र बहुत इस्तेमाल उसकी सेवाएं उपलब्ध होती है। और उसके बाद में जो अभी जो लास्ट ईयर हमने एक नया सोपान, एक नया प्रोजेक्ट, अलका जी को पता है, जो हमने चालू किया, वो है फर्स्ट ऑफ इस काइंड इन साउथ गुजरात अम्बिलिकल कोड ब्लड स्टेम सेल प्रिजर्वेशन बैंक। पूरा साउथ गुजरात में कहीं नहीं है। अभी तक हमारे छोटे छोटे शिशुओं, नवजात शिशु, प्रेग्नेंट लेडी का कोड ब्लड निकाल के साउथ में बड़ी बड़ी कंपनियां ले जाती है, आज भी ले जा रही है। उसके सामने नो लॉस नो प्रॉफिट पे, क्योंकि ये सेवा से हम जुड़े हैं, ऐसा मैंने बार बार बता रहा हूँ, कोई प्रॉफिट की अपेक्षा नहीं है, फक्त सेवा की अपेक्षा है। वो हिसाब से ये कोड ब्लड स्टेम सेल प्रिजर्वेशन बैंक का भी निर्माण किया गया है, वो भी सूरत और पूरे गुजरात और भारत भर की जनता की सेवा के लिए उपलब्ध है। जैसा मैंने बताया कि 30 to 34,000 जितना ब्लड यूनिट एकत्र होता है, जिसके अंदर से हमारे वहां उसको विभाजित करके प्लाज्मा, प्लेटलेट और रेड सेल्स करके तकरीबन 70,000 to 75,000 रक्त के यूनिट पूरे सालाना, एवरी ईयर, आई रिपीट, हम उसके अंदर से बनाते हैं उसको सेपरेट करके। और इतनी जिंदगियां बचाने के लिए भगवान ने हम सब लोग को निमित्त रहा है। आउट ऑफ दैट 75,000 यूनिट्स ऑफ द ब्लड एवरी ईयर, about 10,000 to 12,000 यूनिट ऑफ द ब्लड, 10,000 से 12,000 ब्लड यूनिट थैलेसेमिया पीड़ित बच्चे, सिकल सेल एनीमिया के पेशेंट, हीमोफीलिया के पेशेंट, और सरकारी सिविल अस्पताल है या तो कॉर्पोरेशन का स्मीमेर अस्पताल से जो भी पेशेंट आते हैं, वो लोग को हम एक भी नया पैसा प्रोसेसिंग चार्ज लिए बगैर टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट ब्लड देता है, जिसका पूरा खर्चा सालाना 90 लाख से 1 करोड़ रुपए के आजू बाजू आता है। वो पूरा सूरत रक्तदान केंद्र रिसर्च सेंटर उठाती है। और संस्था के साथ आप जैसे लोग जुड़े हुए हैं, तो आपकी धनराशि, जैसे आनंद जी ने बताया, कोई धनदान करता है, कोई आर्थिक दान करता है, कोई ब्लड डोनेशन करता है, कोई श्रम दान करता है, कोई समय दान करता है। और आजकल जिसकी बहुत ही चर्चा, बहुत ही जिसकी बोलबाला है, वो प्लाज्मा डोनेशन हम सब लोग करने के लिए, अवेयर करने के लिए हम सब आज अब इकट्ठे होकर बातचीत कर रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब कि इतनी बड़ी संस्थान और गवर्नमेंट ने जब ये प्लाज्मा डोनेशन का शुरू किया, तो सरकारी सिविल और स्मीमेर कॉर्पोरेशन की अस्पताल, 2 ही अस्पताल को मान्यता प्राप्त थी, सूरत रक्तदान केंद्र और दूसरा एक ब्लड बैंक है। आउट ऑफ 10 ब्लड सेंटर्स, ब्लड बैंक इन सूरत रक्तदान केंद्र को ये प्लाज्मा को एब्स्ट्रैक्ट करने की, प्लाज्मा फेरेसिस करने की इक्विपमेंट हमारे पास सब है। तो गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने और पूरे भारत सरकार ने हमको उसकी मान्यता प्रदान की है। ज्यादातर मेरी बैंक के बारे में बात नहीं करूंगा, लेकिन हमारे साथ जो हमारे
बड़े साहब जुड़े हुए हैं, पूरे मेडिकल टेक्निकल बात आपसे करेंगे, लेकिन सबसे पहले मुझे आपसे ये विनती करनी है और आपके जरिए पूरे आम जनता को मेरी विनती है कि प्लाज्मा डोनेशन से पहले हमको ये समझ लेना बहुत जरूरी है, आज की तारीख में कोविड की वैक्सीन लेना बहुत जरूरी है। सबकी प्रायोरिटी है अपने को स्वस्थ रखे, अपने को तंदुरुस्त रखे। और उससे पहले मेरी विनती है कि जो लोग ब्लड डोनेशन कर सकते हैं, जो रेगुलर ब्लड डोनर है, वो सबसे पहला ब्लड डोनेशन करे और बाद में वैक्सीनेशन ले। ऐसी हमारी आप सबसे ये माध्यम से अपील मैं करता हूं, इसलिए क्योंकि अभी जो लास्ट 15 दिन में देखा गया है, सब लोग वैक्सीन पहले लेते हैं और बाद में ब्लड डोनेशन करने आते हैं। एज पर द मेडिकल साइंस रूल्स एंड प्रोटोकॉल्स, हम जो वैक्सीन लेके आते हैं उसका ब्लड नहीं ले सकते। तो अभी हर एक ब्लड बैंक के अंदर रक्त की शॉर्टेज का सिलसिला शुरू हो गया है और उसकी जो जरूरत है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है, क्योंकि जो पेंडेमिक फैला हुआ है उसके साथ दूसरे सब रोग जिसको हम स्टॉप नहीं कर सकते। थैलेसीमिया के बच्चे को हर महीना 2 ब्लड बोतल नहीं मिलेगी, सरवाइव नहीं कर पाएगा। कैंसर का दर्दी को हम ब्लड नहीं देंगे तो वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। डॉक्टर को विनती कर सकते कि अपने ऑपरेशन प्लान जो है वो थोड़े पोस्टपोन कीजिए। वो सबके सहयोग से आज हम ये स्थिति में है और आपसे ये प्लेटफॉर्म से मैं सभी को एक विनती करता हूँ, एक अपील करता हूँ कि आप सबसे बड़ी मात्रा में ब्लड डोनेशन पहले करें, क्योंकि प्लाज्मा इज ए पार्ट ऑफ ब्लड। भगवान ने जो हमको शरीर में ब्लड दिया है, होल ब्लड, जिसमें प्लाज्मा एक पार्ट है। और प्लाज्मा से हमारे वहां FFP मतलब फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा बनता है, जिसको हम -40 डिग्री के ऊपर हम स्टोर करते हैं। उसके साथ साथ प्लाज्मा के अंदर बहुत सारी जिंदगी बचाने के गुण है जो हमारे साहब आपको बताएंगे। मैं तो खाली ऊपर, बिकॉज अलका जी ने बताया, मैं तो बेसिकली चार्टर्ड सिविल इंजीनियर हूँ, लेकिन ये सब बड़े बड़े डॉक्टर के साथ रहते हुए लोग मुझे भी डॉक्टर बोलते हैं कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि ये जो प्लाज्मा है, चाहे फ्रेश प्लाज्मा है, चाहे ये कन्वर्जन प्लाज्मा है, उसके अंदर से कोविड के दर्दी को अच्छा करने के लिए बहुत कुछ उसके अंदर से हो सकता है। और उसके साथ साथ जो के दर्दी है, जो लीवर वाले प्रॉब्लम वाले दर्दी है, सबको भी उसके अंदर से बहुत सारा फायदा ये डोनेशन से होता है। तो आज की तारीख में जिसकी बहुत ही आवश्यकता है वो प्लाज्मा डोनेशन। आप आगे आए, बिल्कुल तकलीफ नहीं है, क्योंकि आपकी बॉडी पूरी चेक करने के बाद ही डॉक्टर अगर अनुमति देगा तभी जाके आप प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं। वो 1 घंटा जैसा लंबा प्रोसेस है। नॉर्मल ब्लड डोनेशन अलका जी 5 या तो 7 मिनट या तो 10 मिनट में खत्म होता है, जिसमें हम होल ब्लड डोनेट करते हैं। ये प्लाज्मा डोनेशन ऐसा है कि जिसको चेक करने में 2 घंटा लगता है। और अगर आपका बॉडी ओके है प्लाज्मा डोनेशन के लिए, आप एलिजिबल है, तो फिर उसका एफएस का ट्रीटमेंट में तकरीबन 40 मिनट से 60 मिनट, कभी ज्यादा भी टाइम लगता है। इतनी पूर्व भूमिका मेरे रक्तदान केंद्र और रिसर्च सेंटर के बारे में देते हुए मैं अलका जी से विनती करता हूँ, आप सब लोग से प्रार्थना करता हूँ, और मेरे परम पूज्य गुरु जी से मेरी नम्र प्रार्थना है कि हमारे सबके ऊपर उसका आशीर्वाद और कृपा ऐसी बनाए रखे, हम सब भारतवासी स्वस्थ रहे, मस्त रहे, तंदुरुस्त रहे और सब ब्लड डोनेशन के लिए आगे आवे। अगर आप ब्लड डोनेशन नहीं करते हैं तो अपना, जैसे आनंद जी ने बताया, अपना आर्थिक सहयोग करके, ऐसे थैलेसीमिया जैसे बच्चे हैं, ऐसी जो प्रक्रिया है उसके अंदर ऐसी ब्लड बैंक को आप सहयोग कर सकते हैं। फिर से मैं MP के क्लासेस और अलका जी और आनंद जी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। मेरी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद। बहुत धन्यवाद परिमल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बड़ा काम होता है ये सेंटर ही बहुत बड़ा है। और आइए अब हम सुनते हैं डॉक्टर सुमित जी। सुमित जी के बारे में मैं क्या बताऊं, ये तो गोल्ड मेडलिस्ट है, अभी तो ये डायरेक्टर है जो रक्तदान केंद्र सूरत है, जिनके ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है, इसी में ये डायरेक्टर है। और इन्होंने MBBS MD वगैरह तो किया ही है, ये गोल्ड मेडलिस्ट है। सबसे बड़ी बात है कि ये गोल्ड मेडलिस्ट जामनगर
टॉप यूनिवर्सिटी में आए हुए हैं और इन्होंने जो ट्रेनिंग ली है वो अलग अलग प्रकार की स्पेशल ट्रेनिंग हुए। तो वो कितनी प्रकार की ट्रेनिंग है कि मेरे शब्द भी इनके ज्यादा मुझे समझ में नहीं आते। वो तो सुमित भाई जी खुद ही बताएंगे कि उन्होंने कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट में भी काम किया है। उसके बाद में इन्होंने बहुत सारे इंटरनेशनल वेट वर्कशॉप बैंगलोर में किया है और प्रॉब्लम सॉल्विंग इम्यूनेशन हेमेटोलॉजी बाय फैकल्टी में भी उन्होंने यूएस में भी किया है। एंड ही अटेंडेड लॉट ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस, बहुत सारे कॉन्फ्रेंस अटेंड किए और इनके बहुत सारे पब्लिकेशन मेडिकल जर्नल्स में आए हुए हैं। तो ऐसी ही ये व्यक्ति जो प्रोफेशनली एक्सपीरियंस तो है ही, अहमदाबाद में थे, अभी सूरत में है और बड़ौदा के यूनिवर्सिटी में मेडिकल कॉलेज में भी ये असिस्टेंट प्रोफेसर की सेवा देते हैं। करंटली ये सूरत केंद्र में तो है ही, ये एग्जीक्यूटिव मेंबर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन में है ही, उसके साथ मेंबर ऑफ ISBTI इंडिया, वो क्या है वही लॉन्ग फॉर्म बताएंगे। इसके साथ मेंबर ऑफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो इस प्रकार अनेक पद पे रहते हुए वक्त में उनको ज्यादा देना चाहूंगी, परिचय तो वो अपने बातों बातों में खुद ही बता देंगे। तो हम सबको ध्यान देना है कि जुड़ना है। देखिए भाई और बहनों, ध्यान देना, एक छोटी सी लकड़ी भी सहारा दे सकती है, छोटी सी तरनी भी किनारा दे सकती है। डॉक्टर बनना, सेवा करना बड़ी बड़ी बातें हैं, वहां तक तो हम नहीं पहुंच सकते, वहां तक तो हम नहीं पहुंच सकते, नहीं कर सकते, पर कम से कम छोटा सा काम तो कीजिए, छोटा सा काम तो कीजिए, ब्लड डोनेशन कीजिए, प्लाज्मा का काम कीजिए। और ये एक दीप शिखा किसी का जीवन उजागर कर सकती है, किसी का जीवन उजागर कर सकती है। ऐसे उजागर जीवन करने वाले के क्षेत्र में कार्यरत, नाम ही जिनका सुमित है, सु मतलब अच्छी और मित मतलब इनकी वित्ती, तो ऐसे एक डॉक्टर गोल्ड मेडलिस्ट इसमें काम कर रहे हैं। तो मैं नम्र निवेदन करती हूँ डॉक्टर सुमित जी, आइए ये प्लाज्मा के बारे में बताइए, क्या है, कैसे डोनेशन करते हैं और कौन कर सकता है। तो हमारे लोग डरते हैं, उनका डर आपके लेक्चर से निकल जाएगा शायद, और जागरूक होकर इससे जुड़ेंगे। इसी भाव के साथ आपको मैं सादर आमंत्रित करती हूँ इस विषय की जानकारी देने के लिए। डॉक्टर सुमित जी। नमस्कार। सबसे पहले तो MP के फिटनेस क्लासेस अलका जी और हमारे आनंद जी, सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ। और ये लोगों को प्लाज्मा डोनेशन और ये टॉपिक के ऊपर हमें लोगों को मोटिवेट करने के लिए और दूसरों की जान बचाने के लिए जो ये सेमिनार रखा है, इसमें आप लोगों ने हमें आमंत्रित किया है। अगर बोलना चाहूँ तो आपने तो मेरा इतना सारा इंट्रोडक्शन दे दिया, इतना बड़ा बोल दिया। हम इतने तो बड़े नहीं है, लेकिन जो भगवान ने हमें कुछ दिया है उससे हम कुछ भी, कोई भी प्रोफेशनल एजुकेशन हो, कोई एक्सपीरियंस होता है, बोलते हैं ना कि पढ़े हुए नहीं अच्छे काम करते, तो कैसे भी कर समाज को काम आ सके, अपने देश को काम आ सके और मानव जाति को काम आ सके, ऐसा काम करे तो हमारा जो ये मानव जन्म है वो सिद्ध हो जाएगा। अब ये बातें टॉपिक है हमारा जो कोविड कॉन्वालेसेंट प्लाज्मा, कोविड प्लाज्मा जो डोनेशन के ऊपर है। तो सबसे पहले तो हमें स्टार्ट करेंगे तो प्लाज्मा क्या होता है। सबसे पहले कि हमारे बॉडी में जो ब्लड होता है, आप सब लोगों को पता ही है कि जो ब्लड होता है वो रेड कलर का होता है, जो पूरा होल ब्लड होता है वो बना हुआ होता है सेल्यूलर सेल पार्ट, कोशिकाओं से और प्लाज्मा होता है। जिसमें प्लाज्मा होता है वो हमारा तकरीबन 60 से 70% हमारा रहता है पूरे ब्लड में। जैसे हम देखते हैं ना कि पूरी एक बटर मिल्क होता है, छाछ होती है, वो घर में पड़ी होती है पानी, ठीक है, तो एक दो दिन वैसे ही पड़ी होती है, तो ऊपर से वो जो उसका होता है पानी ऊपर आ जाता है और नीचे सब बैठ जाता है। वैसे ही हम देखने जाए तो हमारा जो ब्लड है वो हम सेंट्रीफ्यूज करेंगे या फिर रख देंगे तो ऊपर हमारा जो प्लाज्मा है वो येलो कलर का रहेगा, और नीचे जो सेल्यूलर कंपोनेंट है, जो कोशिकाएं है, रक्त कण है, ठीक है, श्वेत कण है, त्राक कण है, वो सभी नीचे बैठ जाएंगे और ऊपर जो रहेगा वो हमारा प्लाज्मा रहेगा। तो ये जो प्लाज्मा है इसमें क्या होता है, प्रोटीन्स होते हैं, न्यूट्रिशंस होते हैं,
मिनरल्स होते हैं और क्लोटिंग फैक्टर होते हैं, और हम जो बोलते हैं वो एंटीबॉडी। वो ऐसा नहीं है कि एक ही जात के सभी तरह के जो भी एंटीबॉडी होते हैं हमारी जो इम्यून सिस्टम प्रोड्यूस करती है, वो सभी तरह के एंटीबॉडी उसमें ही होते हैं। तो ये एक बेसिक था कि प्लाज्मा में हमारे एंटीबॉडी होती है। अभी कोविड कोविड कॉन्वालेसेंट प्लाज्मा, ठीक है। तो कोविड कॉन्वालेसेंट प्लाज्मा किसे बोलते हैं? उससे पहले समझना जरूरी है कि कॉन्वालेसेंट का मतलब क्या है। कॉन्वालेसेंट मतलब कि जो कोई व्यक्ति जिसको कोई डिजीज हुआ है और रिसेंटली रिकवर्ड हो चुका है, अच्छा हो चुका है, जब भी रिसेंटली ठीक है, तो वो जो फेज होता है वो पेशेंट में वो कॉन्वालेसेंट फेज कहा जाता है। वो इसीलिए कॉन्वालेसेंट फेज कहा जाता है क्योंकि मान लो कि आपको कोई भी डिजीज हुआ है, वायरल डिजीज हुआ है या कोई भी डिजीज, बैक्टीरियल है, पैरासाइट, तो आप जब तो अभी थोड़ा ही टाइम हुआ है, रिसेंटली आप उससे रिकवर्ड अच्छे हो चुके हो, तो उसके बाद का जो थोड़ा पीरियड होता है, तभी आपकी बॉडी में ये प्लाज्मा में वो डिजीज और वायरस जो कुछ भी फॉरेन पैथोजन है, जिसमें वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, जो कुछ भी इन्फेक्शन होगा, उससे जो अगेंस्ट जो एंटीबॉडी बनते हैं, वो जो उसको मार सकते हैं, ठीक है, जो उसको मार सकते हैं वायरस या पैथोजन को, वो एंटीबॉडी होते हैं, वो अभी उसके प्लाज्मा में मौजूद होते हैं। ये कॉन्वालेसेंट फेज है, तो इसीलिए हम उसे जो प्लाज्मा है वो कोविड कॉन्वालेसेंट प्लाज्मा सीसी बोलते हैं। अब बात करते हैं ये प्लाज्मा थेरापी क्या है। तो प्लाज्मा थेरापी की हिस्ट्री तो बहुत पुरानी है। जब अभी हम सुनते हैं कि एंटीबायोटिक ली, ये हुआ तो ये एजिथ्रोमाइसिन ले ली, ये हुआ तो हमने ये एंटीबायोटिक पेनिसिलिन ले ली। तो सबको ये पता ही होगा कि जब ये एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड नहीं हुई थी, तब क्या करते थे लोग। तो पहले जब एंटीबायोटिक का ये डिस्कवर नहीं हुआ था, कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं थी, तो ये जो कॉन्वालेसेंट फेज है, तो क्या होता है कि कोई एक बंदा जो फॉर एग्जांपल चिकन पॉक्स ले ले, ठीक है, तो वो चिकन पॉक्स से रिकवर हो चुका है, ठीक है, तो उसका रिकवर होने के बाद जो प्लाज्मा होता है उसमें एंटीबॉडी होता है। तो तब ये थियरी एस्टेब्लिश कर रहे थे कि सबसे पहले तो ये डिप्थेरिया में स्टार्ट हुआ था कि उसके अगर कोई एंटीबायोटिक नहीं मिल रही थी, लोग की मोर्टालिटी हो रही थी, लोग मरे जा रहे थे, तो क्या, तो जो रिकवर्ड हो चुके हैं जो डिजीज से, उसका वो जो प्लाज्मा है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते थे, जिसको रिकवर हो चुके कॉन्वालेसेंट फेज में, उससे निकाल कर वो पेशेंट को देते थे। और जब वो ठीक होते थे या उसको रिकवरी होती थी अच्छी, तो ये बहुत पुरानी पद्धति है। ऐसा नहीं है कि ये अभी कोविड के दरमियान ही ये यूज हुआ है। पहले भी बहुत सारे डिजीज में, जैसे हम बोलते हैं कि जब एंटीबायोटिक से पहले भी ये प्लाज्मा थेरापी और कॉन्वालेसेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन थेरापी बोलते हैं, वो पहले भी था। और बहुत सारे वायरल डिजीज उसके बाद एंटीबायोटिक की डिस्कवरी हो चुकी, तो बैक्टीरियल डिजीज में तो वो जब काम आने लगे, लेकिन वायरल में जो एंटीवायरल जब अभी तक नहीं बनी है इतनी स्पेसिफिक सभी डिजीज के लिए, तो वायरल डिजीज में अब कहीं कई सारे डिजीज में हम बोले तो ये सार्स, इससे पहले भी सार्स में भी ये हुआ था, मर्स है, वो भी एक, ये सभी कोरोना वायरस के ही टाइप है। उससे पहले हम देखे स्वाइन फ्लू है, तो सभी इबोला वायरस है, जीका वायरस है, तो ये सभी में, डेंगू है, तो ये सभी में कॉन्वालेसेंट प्लाज्मा थेरापी का ट्रायल किया गया था कि जब कोई भी आपके पास ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं होती, कोई भी पैथोजन के अगेंस्ट, तो हम ये यूज किया गया है। तो थोड़े थोड़े रिसर्च के हिसाब से देखने जाए तो सभी में थोड़े पॉजिटिव भी रिव्यू होते हैं, थोड़े में नेगेटिव भी रिव्यू होते हैं कि नेगेटिव तो नहीं, कोई काम नहीं आता, कहीं पेशेंट में वो काम आ जाता है। तो अभी ये कोविड में प्लाज्मा की जरूरत क्या है और कैसे है। जनरली हम देखने जाए तो बर्डन ऑफ डिजीज होता है कि भाई कोई एक एरिया है, कोई एक रीजन है, वो ठीक है, इसमें मान लो कि कोई ये पॉपुलेशन है, उस हिसाब से कोई भी एक केस आता है, पैंडेमिक के कहा जाता है। तो पूरी दुनिया में, ठीक है, पूरी दुनिया में सभी जगह पर ये डिजीज वही समय पर होता है, तो उसे लोग और दुनिया है वो पैंडेमिक बोल देती है। और अभी एपिडेमिक हम सुनते हैं, तो एपिडेमिक क्या है कि अभी जो सिचुएशन है, तो सभी जगह पर ये डिसीज का इतना बर्डन हो जाता है कि सभी जगह पर लोग इन्फेक्टेड हो, एक दूसरे को इन्फेक्टेड करते हैं और सभी लोगों को इन्फेक्शन होता है एक साथ, तो उसे एपिडेमिक कहा जाता है। तो अभी एपिडेमिक इसलिए है कि जो कोरोना वायरस है उसकी बहुत ज्यादा इन्फेक्टिविटी अभी हाल में देखने जाए तो सेकंड वेव जो आया है,
जो म्यूटेंट होकर आया है, लोग बोल रहे हैं डबल म्यूटेंट हुआ है, स्ट्रेन चेंज हुआ है। डेफिनेटली जैसे हम छोटे होते हैं, ठीक है, हमारा जन्म होता है मानव का, तो छोटे होते हैं, उससे बड़े होते हैं तो थोड़ा वो डेवलप होते हैं। माइलस्टोन हम जब अचीव करते हैं, पहले बोलना सीखते हैं, चलना सीखते हैं, बोलना सीखते हैं, खाना सीखते हैं, फिर हमारी जो डेवलप होते हैं, वैसे ही वायरस में भी होता है कि मान लो कि आप उसे रोकते हो, तो फिर कोई भी एक ट्रीटमेंट से आप रोकते हो, ठीक है, तो वो अपना म्यूटेशन कर देता है और अपना स्ट्रेन बदल देता है कि भाई उसको भी सर्वाइव होना है। जैसे डार्विन का हम नियम देखे कि दुनिया में वही सरवाइव कर पाएगा कि जो अपने आप को बदल सकेगा, क्योंकि दुनिया तो नहीं बदल सकती, अपन को ही बदलना पड़े। तो वैसे नियम है तो वो सभी में अप्लाई होगा डार्विन का। तो वो वायरस भी अपने आप को चेंज करते हैं क्योंकि उसको भी सरवाइव होना है, उसको भी जीना है। तो ये स्ट्रेन है, जो म्यूटेशन होता है वो चेंज होता है। तो अभी जो वेव आया है, ठीक है, वो इतना इन्फेक्टिव है कि वो एक स्ट्रेन 10 में से वो 8 या 7 लोगों से ज्यादा भी को भी वो इन्फेक्ट कर सकता है। तो अभी हम देखने जाए तो अभी सेकंड वेव में इतना इन्फेक्टिविटी हुआ है कि जो भी फैमिली में केस आए तो सभी लोग पॉजिटिव ही हो चुके हैं कि भाई एक फैमिली में कोई एक केस आता है तो पूरा फैमिली इन्फेक्टेड हो जाता है। तो अभी ये बहुत ज्यादा इन्फेक्टिविटी आ गई है, ठीक है। तो इस हिसाब से वो उसके स्ट्रेन चेंज हुआ है, उसका हिसाब से वो इन्फेक्टिविटी भी ज्यादा है। और जो एक साथ जो केस आ रहे हैं, ठीक है, उस हिसाब से ये सभी इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल सभी जगह पर नहीं होते हैं। लोग बोलते लोग बोलते हैं कि भाई हमारे पास तो ये छोटा सा गांव है, उसमें तो दवाखाना ही एक है और कोई बेड ही 5 है। लेकिन अभी वो छोटा सा गांव में अगर फॉर एग्जांपल हम मान ले ये 10-15 हजार की भी बस्ती है, तो उसमें भी अभी 400-500 केसेस आ सकते हैं, आए हुए एक्चुअल में है। तो वो क्या करेंगे? तो उसमें से हम देखने जाए तो कोई डरने की जरूरत नहीं। सबसे पहले तो कोविड है, कोविड किसी को भी कोरोना डिजीज होता है तो वो मेजोरिटी ऑफ मोर देन 90% तो आपके पूरे हेल्दी ही रहेंगे, कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। 10 या 10% ऐसे लोग होते हैं डिजीज में कि जिसको या आपको ऑक्सीजन की या थोड़ा मॉडरेट डिजीज होता है, और लेस देन आपके 5% पेशेंट होते हैं जिसमें आपको ये जरूरत पड़ती है, आपको ये ऑक्सीजन की, और आप थोड़ा सीवियर डिजीज होता है। अभी कोविड प्लाज्मा क्या कि जो कोई भी रिकवर हो चुका है, जो हम मानते हैं कि सभी को ये इतना ज्यादा अफेक्ट नहीं होता है, थोड़े बहुत सिम्टम आते हैं और 7 दिन और 15 दिन के बाद वो ठीक हो जाते हैं। तो कोविड प्लाज्मा कॉन्वालेसेंट प्लाज्मा है, तो वो ठीक हो चुके हैं, तो उसके बॉडी के अंदर वो एंटीबॉडी बन जाते हैं वायरस के अगेंस्ट। अगर जो वायरस के अगेंस्ट जो वो एंटीबॉडी बनते हैं, अगर वो किसी पेशेंट में कि जिसमें वो एंटीबॉडी नहीं है, ठीक है, इतना इम्यून रिस्पॉन्स नहीं आता है, तो जिसकी कंडीशन खराब होती जाती है, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन जब स्टार्ट होता है गिरने का तो वो खराब होती जाती है, तो हम वी कैन एज्यूम दैट कि अभी उसमें इतनी एंटीबॉडी नहीं है बने हैं उसके बॉडी में कि जो वायरस को न्यूट्रलाइज कर सके, वायरस को मात दे सके। तो हम अगर वो कॉन्वालेसेंट फेज में जो रिकवर्ड हुए पेशेंट है उसका हम प्लाज्मा निकालेंगे, तो उसके अंदर ये कोविड के अगेंस्ट के एंटीबॉडी रहेंगे, बहुत सारे, बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एंटीबॉडी होते हैं, ठीक है। वो एंटीबॉडी का जो एंटीबॉडी वाला प्लाज्मा है, अगर हम उसको दर्दी को देंगे, कोई पेशेंट को जिसकी इम्यूनिटी अभी लोअर साइड में है, ठीक है, तो अगर वो स्टार्टिंग फेज में देते हैं, ठीक है, तो वो आपका वायरस को मार देने में और वायरस को मारने में और डिस्ट्रॉय करने में वो आपका हेल्प करेगा, और वैसे हम वो उसका सीवियर डिजीज तक प्रोग्रेशन नहीं जाएगा। अभी हम देखें तो बोलते हैं कि सर कोविड तो नेगेटिव हो गया लेकिन फिर भी सांस नहीं ले पा रहे हैं, एडमिट होते हैं, कभी किसी के रिलेटिव पेशेंट होते हैं, कोविड नेगेटिव हो गया, 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, लेकिन सांस तो अभी नहीं ले पा रहे। तो ये वायरल डिजीज कोई भी होता है, हम देखते हैं छोटे जो सर्दियां होती है वैसे ही होता है कि भाई 10-15 दिन हुए तो आप में एंटीबॉडी तो बनने ही वाले, रिकवर तो आप होने ही वाले हो। लेकिन जो स्टार्टिंग फेज में आपसे वायरस जो जो इंजरी हो चुकी है लंग को, ठीक है, तो लंग एक बार इंजर होता है तो उसको रिकवर होने में टाइम लगता है। तो अगर मान लो कि ज्यादा लंग इन्वॉल्व हो चुके हैं और इंजरी हो चुकी है, जब आप सांस नहीं ले सकते, नहीं ले पा रहे हो, तो उसके बाद आपका कोविड तो थोड़े दिन बाद आपका एंटीबॉडी बनेगा, न्यूट्रलाइज हो गए, तो कोविड तो शायद नेगेटिव भी आ जाएगा। लेकिन जो इंजरी के हिसाब से आपको एडमिट रहना पड़ेगा, शायद बहुत ज्यादा इंजरी तो आपके लंग रिकवर भी ना कर पाए, इतना रिजनरेशन भी नहीं होता, डिपेंडिंग अपॉन कोमोर्बिडिटी जो कुछ भी है उस हिसाब से आपका रिजनरेशन होगा। अभी कोविड कॉन्वालेसेंट प्लाज्मा है वो कब यूज करते हैं? अभी वैक्सीन डेफिनेटली दो ही चीज होती है कोई भी डिजीज के अगेंस्ट, ठीक है, एक तो होता है प्रिवेंशन और एक दूसरा होता है आपका
थेराप्यूटिक, जो आप ट्रीटमेंट कर सके। एक ट्रीटमेंट होता है और एक प्रिवेंशन होता है। प्रिवेंशन के लिए हम यूज करते हैं कि ये जो मास्क, सैनिटाइजर फलाना, जो हम जितना ध्यान रख सके वो हम रख सकते हैं प्रिवेंशन के लिए, कि हमें कोविड ना हो। और दूसरा होता है वैक्सीन। अभी वैक्सीन आ ही चुकी है इंडिया में। इंडिया में भी हमारे 2 तरह की वैक्सीन आ चुकी है, और सभी लोग जो डिपेंडिंग अपॉन जैसे अवेलेबिलिटी होती है वैसे गवर्नमेंट अपने एज वाइज के हिसाब से ज्यादा एज से लेके जैसे कम, और हेल्थ वर्कर, फ्रंटलाइन को वॉरियर्स, वो सभी के जिसे ही अवेलेबल होती है उस हिसाब से वो गवर्नमेंट सभी को वैक्सीनाइजेशन का या कैंपेन भी चला रहे हैं। बहुत अच्छा काम है। एक है ये हमारा हो गया प्रिवेंशन। दूसरा हमारा आएगा ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में हम वायरस, ये वायरल डिजीज है तो क्या हो सकता है कि एंटीवायरल आप कोई भी थेरापी दे सकते हो, लेकिन अभी तक कोरोना के अगेंस्ट कोई भी ऐसी एंटीवायरल या कोई भी ऐसी दवाई नहीं मिली कि जो वायरस को न्यूट्रलाइज कर सके। ठीक है, अगर वायरस को न्यूट्रलाइज कर सके मतलब वायरस को मात दे सके। फॉर एग्जाम्पल हमें कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो उसके अगेंस्ट जो अब बोलते हो कोई बात नहीं, एजिथ्रोमाइसिन या पेनिसिलिन ले लो, आपको ये ठीक हो जाए, क्योंकि हमें पता है कि वो जो इन्फेक्शन वाले जो बैक्टीरिया है वो ये पेनिसिलिन से या एमोक्सिसिलिन या आपके एजिथ्रोमाइसिन से मर जाएंगे, वो प्रूवन है। तो हम क्या बोलते हैं कि भाई ये एंटीबायोटिक है, इसके अगेंस्ट काम करेगी 100%, और आपका वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन चला जाएगा। तो वैसे कोई कोई भी ऐसी एंटीवायरल नहीं है कि जो 100% ये कोविड वायरस को आपका, कोरोना वायरस को आपको न्यूट्रलाइज कर सके, आपको और उसको डिस्ट्रॉय कर सके। ठीक है, तो इस समय में हम क्या कर सकते हैं? एक तो पेशेंट की खुद की इम्यूनिटी उसको काम आती है डिजीज होने के बाद। दूसरा है कि ये कोविड रिकवर्ड प्लाज्मा है, उसमें एंटीबॉडी है कॉन्वालेसेंट फेज में, वो अगर आप उसको देंगे तो जो आपका टाइटर होगा एंटीबॉडी जो प्लाज्मा में, उस हिसाब से आपके पेशेंट को देंगे तो पेशेंट के अंदर जो भी वायरल लोड है, जितने भी वायरस है, उसको वो न्यूट्रलाइज करने में मदद करेगा। तो कब दी जा सकती है? अभी जो प्लाज्मा थेरापी है वो ऑफ लेवल में है। ऑफ लेवल मतलब ये है कि ये दूसरे डिजीज के लिए ये प्लाज्मा हम यूज करते ही है। डेफिनेटली प्लाज्मा इज द बेसिक कंपोनेंट ब्लड के, जो हम हीमोफीलिया और ये सब लोगों को और पेशेंट को देते ही है, बंस वाले पेशेंट को भी देते हैं, डीआईसी वाले पेशेंट को भी देते ही है। तो ये दूसरे डिजीज के लिए तो अप्रूव्ड है ऑलरेडी, लेकिन इसलिए हमें ऑफ लेवल मतलब ये दूसरे डिजीज के लिए अप्रूव्ड है, लेकिन अगर हम कोविड एंटीबॉडी वाले कोई भी रिकवर पेशेंट में से लेंगे तो शायद ये काम आ सकता है। अभी भी आप समझ लीजिए ये कोविड प्लाज्मा है वो कोई रामबाण इलाज नहीं है। लोग जैसे ही पॉजिटिव होते हैं प्लाज्मा ढूंढने लगते हैं कि भाई प्लाज्मा चढ़ाना ही है, चढ़ाना ही है। ये हमारे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है प्लाज्मा की जरूरत है कि नहीं है। ये डॉक्टर लोग बोलेंगे जो उसको ट्रीट कर रहे हैं, फिजिशियंस है जो एक्सपर्ट है, वो बोलेंगे कि आपको प्लाज्मा की जरूरत पड़ने वाली है कि नहीं पड़ने वाली है, चढ़ाना है कि नहीं चढ़ाना है। ठीक है, 90% पीपल में तो वे वैसे ही माइल्ड केसेस होते हैं, उसमें तो आपको कोई जरूरत ही नहीं पड़ती है। लेकिन अब अभी 1 साल हो चुका है कोविड के आते हुए, जितने भी अभी तक के रिसर्च हुए उस हिसाब से ऐसा है कि स्टार्टिंग फेज में अगर आपको कोविड डिजीज हो चुका है और स्टार्टिंग फेज में आप हॉस्पिटलाइज होते हो, मतलब कभी हॉस्पिटलाइज होते हो कि आपका ऑक्सीजन सेचुरेशन कम होने लगता है। तो आपका ऑक्सीजन सेचुरेशन है वो 94 या 93 से आपका कम होने लगता है परसेंट से। ठीक है, तो आपको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ती है, तो आप हॉस्पिटल में जाते हो, आपको ऑक्सीजन सेट किया। अगर ये स्टार्टिंग फेज में अगर आप दो, ठीक है, अर्ली फेज में, तो आपका जो इंजरी है, लंग इंजरी, वो स्टार्ट होने लगता है, ऑक्सीजन डाउन होता है, तब आप दो तो ये वायरस न्यूट्रलाइज थोड़े करेंगे और आपको सीवियर इंजरी से आपको बचा सकते हैं। ठीक है, अगर आपको सीवियर इंजरी और आपको हॉस्पिटल से स्टे है वो भी आपका कम कर सकते हैं, क्योंकि एंटीवायरल प्रॉपर्टी होती है प्लाज्मा में, हमने अभी बात की एंटीबॉडी के हिसाब से। तो ये आपका स्टे डिक्रीज करेगा। और अर्ली फेज में अगर हम दे, जब आपका ऑक्सीजनेशन गिरना स्टार्ट होता है और आपका ऑक्सीजनेशन चालू होता है और हॉस्पिटलाइजेशन आप होते हो, तो ये स्टार्टिंग के 1-2 दिन में ही आप दे दे तो ही आपका ये ज्यादा, अभी 1 साल के जो स्टडी है उसके उसके मुताबिक हम ये हम नतीजे पर पहुंचे। अगर आपको इंजरी ऑलरेडी हो चुकी है, लंग की इंजरी, आप ऑलरेडी वेंटिलेशन पर हो आपका उसके बाद अगर आप कभी लोग कोई बात नहीं प्लाज्मा दे, लेकिन अगर आपके बॉडी में ही वायरस नहीं है तो आप प्लाज्मा दे के भी क्या करोगे?
ठीक है। तो अगर ये लेट स्टेज है, ऑलरेडी सीवियर स्टेज पे पहुंच चुके हैं, तो अभी तक के स्टडी है वो बोल रहे हैं कि इसमें इसका कोई रोल नहीं है। तो अननेसेसरी जो प्लाज्मा है, अननेसेसरी प्लाज्मा कोई भी चीज होती है उसका रेशनल यूज होना चाहिए, पहली बात ये है। ठीक है, कि जहां पर जरूरत है वहां पर दे, जहां पर नहीं है वहां पर ना दे, तो ये रेशनल यूज होना चाहिए ताकि हम सभी डिमांड को हम पहुंच पाए। जैसे हमारा को फ्रंट वॉरियर को पहले दी, क्योंकि वो लोग काम कर रहे थे तो उसको पहले वैक्सीन दी गई, और बाकी तो घर में भी बैठ सकते थे तो उसको बाद में उसको वैक्सीनेशन किया गया। तो वैसे हम देखने जाए तो रेशनल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होने चाहिए, उस हिसाब से प्लाज्मा का भी रेशनल यूटिलाइजेशन होना चाहिए। ऑफ लेवल थेरापी है, ठीक है, ये भी 100% प्रूवन नहीं कि आपको प्लाज्मा चढ़ाएंगे तो आपको ठीक हो ही जाएंगे। आपका वायरस न्यूट्रलाइज डेफिनेटली करने वाले, लेकिन आपकी रिकवरी होती है वो इंजरी कैसे हुई है आपकी एज के हिसाब से है, आपकी बॉडी कितना रिजनरेट कर पाती है उस हिसाब से आपकी रिकवरी डेफिनेटली होती है। प्लाज्मा देने से बच ही जाएगा, 100% ये काम ही आएगा ऐसा कुछ नहीं होता है। आई एम नॉट गिविंग यू द नेगेटिव पॉइंट, आई एम जस्ट टेलिंग द फैक्ट कि अभी ये हकीकत है कि लोग प्लाज्मा, बस प्लाज्मा ढूंढने ही लगते, जैसे ही पॉजिटिव आते हैं हमें प्लाज्मा चढ़ाना है, डॉक्टर साहब को भी बोलते हैं सर आप प्लाज्मा चढ़ाओ वरना दूसरी जगह पर। हमने ऐसे केस देखे कि हमें प्लाज्मा चढ़ाना है, आप अभी कोई दूसरी ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, आप चढ़ाओ, वरना हम दूसरी हॉस्पिटल में जाते हैं और वहां पर चढ़ाते हैं। तो अभी ये अननेसेसरी जो केओस जनरेट हो रहा है उसमें हमें थोड़ा संयम रखने की जरूरत है, समझने की भी जरूरत है कि कौन कौन से पेशेंट को दे सकते हैं, किसको चढ़ाने की जरूरत है और किसको नहीं है, जो अभी हमने ये सोचा। उसके उसके अलावा जो हम देखते हैं कि प्लाज्मा डोनेशन कौन कर सकता है, उसके क्राइटेरिया क्या है, ठीक है, कहाँ पर होता है। तो जो प्लाज्मा डोनेशन है वो बेसिक जो होल ब्लड डोनेट करते हैं, ठीक है, सिंपल ब्लड डोनेट करते हैं, वो क्राइटेरिया तो उसमें अप्लाई डेफिनेटली 110% होते ही है, ठीक है। अगर वो क्राइटेरिया में वो फिट है तभी वो प्लाज्मा डोनेशन के लिए फिट होएगा, ठीक है। अभी कौन एज क्या होती है, तो 18 साल से ऊपर और 60 साल तक आप से जो है पर्सन है वो डोनेट कर सकता है। मेल सभी डोनेट कर सकते हैं। फीमेल में नलीपेरस फीमेल या फिर जो महिलाएं हैं जिसको संतान नहीं हुए, जिसके मैरिज नहीं हो, जिसको कोई संतान नहीं है, वो महिलाएं डोनेट कर सकती है, ठीक है। और कोरोना उसका डिजीज है, वो इन्फेक्शन है, वो उसका कोरोना पॉजिटिव हो जो हो चुके हैं, उससे आप रिकवर हो चुके हैं, उससे आप रिकवर से लेके या फिर आप डिस्चार्ज हो चुके हैं हॉस्पिटल से, वो डे से लेके 28 दिन के बाद आप और 6 महीने तक आप डोनेट कर सकते हैं, ठीक है। प्लाज्मा डोनेशन होल ब्लड से परिमल भाई ने भी बताया थोड़ा अलग इसलिए है कि हम इसमें क्या करते हैं कि ब्लड सेंटर में ही आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरा एक अलग से स्पेशलाइज सेल सेपरेटर मशीन होता है। उसमें से एक घंटे से लेके आपका पौने घंटे तक की ये प्रोसीजर है पूरी कलेक्शन की। पूरा ब्लड निकलेगा आपकी बॉडी में से, ठीक है। उसमें अंदर सेंट्रीफ्यूज होगा, सेंट्रीफ्यूज होने के बाद जो प्लाज्मा है अंदर मशीन में से वही आपका निकलेगा। बाकी सभी ब्लड है, रक्त कण है, त्राक कण है, श्वेत कण है, वो सभी जो कोई भी कण है इंक्लूडिंग बचा हुआ थोड़ा बहुत प्लाज्मा होता है, वो सभी आपकी बॉडी के अंदर वापस हम रिटर्न किया जाएगा, सिर्फ प्लाज्मा ही आपसे निकाला जाएगा। बोलते हैं कितनी बार डोनेट कर सकते हैं अभी, ठीक है, अब हमने एक बार तो जो लोग डोनेट करने के लिए आते हैं तो सबसे पहले तो उसका स्क्रीनिंग होता है, सभी क्राइटेरिया चेक किए जाते हैं जो वर्ल्ड ब्लड के है, कोई एंटीबायोटिक चालू है, कोई डिजीज हुआ है, उसको खुद को ब्लड चढ़ाया, उसकी सर्जरी हुई, ये सभी आपका स्क्रीनिंग होता है, काउंसलिंग होता है, एग्जामिनेशन होता है, और आपके बॉडी के ब्लड के अंदर वो प्लाज्मा के एंटीबॉडी है कि नहीं उसका टाइटर भी किया जाता है। किस और आपकी पूरी मेडिकल एग्जामिनेशन, अगर आप फुल फिट है तो ही आपका प्लाज्मा का डोनेशन लिया जाएगा, वरना आपको यहाँ से बोल दिया जाएगा कि यू आर नॉट फिट टू एलिजिबल, यू आर नॉट फिट और एलिजिबल टू डोनेट द प्लाज्मा। तो आपको जो कोई भी रीजन से आप डिफर होते हैं तो आपको यहाँ से बताया जाएगा, कोई भी ब्लड सेंटर से आपको बताया जाएगा, तो आपका प्लाज्मा लिया नहीं जाएगा। तो डरने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप पॉजिटिव जाएंगे तो ले ही लेंगे, ऐसा नहीं है। आप फिट हो गए, हेल्थी हो गए, आपको कुछ नहीं होगा, आप मिनिमम रिस्क में हो गए, तभी आपका वो प्लाज्मा डोनेशन लिया जाएगा, वरना नहीं लिया जाएगा। एक बार आप डोनेट करते हो तो आप हर 15 दिन के बाद आप वापस डोनेट कर सकते हो, और 1 महीने में आप 2 बार कर सकते हो, ठीक है।
और 6 महीने तक आप करते जाओ तो आपका 12 बार का भी ये डोनेशन हो जाएगा अभी के गाइडलाइन के मुताबिक। गाइडलाइंस चेंज होती है तो उसके हिसाब से हम आपका डोनेशन चेंज भी होगा। अभी लोग पूछते हैं कि सर अभी वैक्सीन दी है तो हम डोनेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, क्योंकि वैक्सीन से भी एंटीबॉडी ही बनते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं लोगों से, क्योंकि मैंने वैक्सीन ली है तो हम डोनेट कर सकते हैं कि नहीं। यस, वैक्सीन अगर आपने ली है, ठीक है, तो होल ब्लड डोनेशन जो सिंपल ब्लड डोनेशन है, तो आप 28 दिन के बाद आप वैक्सीन लेने के 28 दिन बाद आप डोनेट कर सकते हो। कोई भी डोज लिया, पहला डोज लिया, दूसरा डोज लिया, ठीक है, तो वैक्सीन ली है तो उससे 28 दिन या 28 डेज तक आप डोनेट नहीं कर सकते हो, उसके बाद ही आप डोनेट कर सकते हो। तो प्लाज्मा में भी सेम रूल है, लेकिन उसमें एक ये है, अगर आपको कोरोना हुआ होता है, कोरोना इन्फेक्शन हुआ, कंपलसरी है। अगर आपने सिर्फ वैक्सीन ली है और उसके हिसाब से आपका एंटीबॉडी बने तो आप डोनेट नहीं कर सकते हो। सिर्फ आपको कोरोना हुआ पास्ट में, फॉर एग्जाम्पल अभी मान के चले कि आपको दिसंबर में कोरोना हुआ था, कोरोना पॉजिटिव थे, आप रिकवर्ड हो चुके हो, ठीक है, तो 6 महीने तक का पीरियड हमारा कन्वालेसेंट पीरियड है, उसमें आप डोनेट कर सकते हैं। लेकिन आपने वैक्सीन ले ली अभी फरवरी में, तो क्या होगा कि जब वैक्सीन ली उसके 28 दिन के बाद आप वापस प्लाज्मा डोनेट कर सकते हो, अगर आपकी पूरी मेडिकल एग्जामिन और फिटनेस केयर में आते हो तो ये आप 2 बार ऐसे आप 2 बार लेके आप 6 महीने तक हर महीने आप 2 बार डोनेशन कर सकते हो। अब डी इन्फेक्टिविटी इतनी ज्यादा है, सभी गांव में है, सभी सिटी में है, गुजरात में तो सभी जगह पर है, महाराष्ट्र में भी है, सभी स्टेट में इन्फेक्टिविटी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि हर बहुत ज्यादा डिमांड आ रही है। एक्यूटली ये जो इन्फेक्टिविटी इतनी ज्यादा होगी कि सभी डिमांड, हर रोज 10-15 डिमांड आती है, लेकिन डोनर नहीं मिल रहे, डोनर नहीं आगे आ रहे। तो मैं आप सभी को निवेदन करता हूँ, नॉट इवन प्लाज्मा डोनेशन, प्लाज्मा का तो आप डोनेशन करने के लिए आई निवेदन करते हैं, जो रूटीन ब्लड डोनेशन है उसके लिए भी लोग डर रहे हैं। ये डरने की कोई जरूरत नहीं, ना तो प्लाज्मा या सिंपल ब्लड डोनेशन में आप हेल्दी हो गए तभी लिया जाएगा। सभी रेगुलेटरी नियमों का पालन होता है, सब कुछ हम करते हैं, उसके बाद ही हम डोनेशन लेते हैं। तो आप फिट हो गए, हेल्दी हो गए तभी आपका हम डोनेशन लेंगे, वरना आपका डोनेशन नहीं लेंगे। तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की भी जरूरत नहीं है। आप आप यहाँ पर ब्लड बैंक में आके, ब्लड सेंटर में आके भी आप डोनेशन कर सकते हो। और जो सिंपल ब्लड डोनेशन अभी कैंप बहुत कम हो चुके, उसी हिसाब से सिंपल ब्लड डोनेशन भी नहीं हो रहा है, तो लोगों को, थैलेसीमिया के बच्चे, उसको वो सरवाइव होने में की भी ब्लड सप्लाई की बहुत दिक्कतें हो रही है। तो मैं सभी को निवेदन और रिक्वेस्ट करता हूँ कि सिंपल ब्लड डोनेशन भी कीजिए अगर आपको कोविड नहीं हुआ है। तो अगर आपको कोविड हो चुका है तो यू कैन गो फॉर द प्लाज्मा donation to save the other COVID patient that might help to recover him or her from the disease or may not get the severe infection। याद रखिए कि ये स्टार्टिंग के फेज में जब ऑक्सीजन गिरना शुरू होता है तभी ये दिया जाता है, और वो डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि कब देना है कब नहीं देना है। आप हम डिसाइड नहीं कर सकते कि हमें किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि हमें प्लाज्मा चढ़ाना ही चढ़ाना है। तो ये जनरल हमारा इंट्रोडक्शन और कोविड प्लाज्मा के बारे में हमारा जो ये आज का टॉपिक था उसके ऊपर हमारा डिस्कशन था। किसी को कोई भी क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। और मैं हैंड ओवर करूंगा अलका जी को। हेलो। हाँ जी, हाँ यस आनंद भाई, किसी के क्वेश्चन है तो पूछ दीजिए। किसी को भी कुछ पूछना है तो एक तो अपना हाथ ऊपर करिए, अथवा आपको अनम्यूट करने के लिए आनंद भाई जी ओपन कर देंगे तो आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। कोई को कुछ क्यूरियोसिटी प्रश्न, एक तो सब अपने वीडियो ऑन। कृपया सभी से निवेदन है अपना वीडियो ऑन कर लें, और अभी सभी के लिए अनम्यूट ऑप्शन चालू कर दिया गया है। आप अपने आप को खुद अनम्यूट करके सवाल पूछ सकते हो। जो भी सवाल पूछना चाहते हैं अपने आप को अनम्यूट करें और सवाल पूछें। अलका जी अनम्यूट कीजिए। सुनील गुप्ता वगैरह जुड़े हैं सभी, कोई भी जो प्रश्न पूछता है, मंगल चौरड़िया।
प्रिया, सत्य, एनी क्वेश्चन? या तो फिर मैं पूछूंगी आपको, क्या आप प्लाज्मा के बारे में जानते थे? सभी लोग, कितने लोग थे कि प्लाज्मा के बारे में जानकारी थी? बता सकते हैं कि भाई हाँ हम जानते थे? मैसेज कर सकते हो, नहीं जानते थे? विद्या जी ने शायद लिखा है, विद्या जी ही जुड़ी है और ये इंडियन पॉजिटिव है। संस्कार टॉक्स। यस, विद्या है। वो कल बोल रही थी कि उनके परिवार में पूरे के पूरी फैमिली पॉजिटिव है, फिर भी वो कार्यक्रम में जुड़ रही है। आई थिंक प्रिया जी, ये इन्फॉर्मेशन मिलकर आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आई होप सो। तो कौन कौन जानता था? सुनील गुप्ता जी, आप जानते थे क्या? नहीं अलका जी, मैं जानता नहीं था प्लाज्मा के बारे में, और रियली ये बहुत यूजफुल इंफॉर्मेशन है ह्यूमैनिटी के लिए। हम लोग को सबको पॉजिटिव लेना करके डोनेट करना चाहिए अपना, क्योंकि अगर ये इस टाइम पे हम लोग अपने अगर अंधविश्वास को नहीं मिटाएंगे और नहीं मालूम है, तो रियली इट इज अ वेरी यूजफुल इंफॉर्मेशन फॉर ऑल ऑफ अस। थैंक यू वेरी मच अलका जी। रूपाली जी भी बोल रही है, सबके मैसेज आ रहे कि कोई जानता ही नहीं था। तो अभी इतनी इन्फॉर्मेशन दे तो आपको कोई प्रश्न नहीं आए हैं क्या मन में? कोई प्रश्न हो तो पूछिए। प्रीति जी, इन्फॉर्मेशन अच्छी थी, डॉक्टर को धन्यवाद दे रहे हैं, परंतु आप कुछ प्रश्न पूछेंगे तो और अच्छा लगेगा। नम्र निवेदन करती हूँ, सभी से निवेदन है, कृपया अपने अपने वीडियो ऑन करें। जी सर, डॉक्टर सर, ये जो सूरत के अंदर कोविड केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, तो सर इसके अंदर प्लाज्मा, हम लोग डॉक्टर्स यहाँ पे इतना एडवाइस नहीं कर रहे हैं सर, यहाँ पे लोग कि प्लाज्मा वगैरह के लिए, उसके लिए क्या किया जाए सर? कहाँ पर? सूरत में कोई प्लाज्मा वगैरह के बारे में लोगों को मालूम ही नहीं है सर, इवन डॉक्टर्स भी सजेस्ट नहीं कर रहे हैं सर। नहीं, मैंने आपको वही बताया। सभी क्लिनिशियन, बहुत सारी रिक्वेस्ट आती है कोविड हॉस्पिटल से हर रोज के 20 या 30 रिक्वेस्ट के लिए फोन आते हैं कि प्लाज्मा है कि नहीं है। रिक्वेजिशन भी आती है, तो वो सभी को पता ही है प्लाज्मा का। लेकिन मैंने आपको वही बताया पहले कि हमें डिसाइड नहीं करना है कि सभी को प्लाज्मा चढ़ाना है कि नहीं चढ़ाना, वो वो तो डॉक्टर सर डिसाइड। हाँ, तो अगर वो जरूरत है, अभी प्लाज्मा की डिमांड इसलिए बढ़ी है कि प्लाज्मा भी एंटीवायरल काम करता है एंटीबॉडी के हिसाब से। और दूसरी ड्रग हम देखने जाए कि जैसे प्लाज्मा 100% सक्सेस नहीं, कब सभी में काम नहीं करता, वैसे भी एक रेमडेसिविर के बारे में अभी हमने सुना होगा कि रेमडेसिविर की बहुत बहुत शॉर्टेज हो चुकी है। जी ठीक है, सर। तो अभी हाँ, तो वो भी एक एंटीवायरल भी ड्रग है, उसका भी थोड़ा बहुत इम्पेक्ट है कोरोना वायरस को मारने में। लेकिन अभी इन्फेक्टिविटी इतनी ज्यादा हो चुकी है कि सभी लोग सभी जगह पर नहीं पहुंच पाते। तो एक एंटीवायरल कभी नहीं मिलता है, फॉर एग्जाम्पल रेमडेसिविर वगैरह नहीं मिलता है, तो वी कैन ऑल्सो रिलाई ऑन कि भाई प्लाज्मा भी हम चढ़ाए तो उससे भी आपकी वायरल है वो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। तो अगर रेमडेसिविर नहीं है, ठीक है, रेमडेसिविर का आप तो मॉडरेट और सीवियर केस में भी लोग देते हैं, लेकिन प्लाज्मा अगर अर्ली स्टेज में दे तो ही ये अच्छा काम करेगा। उसके बाद आपका इतना अच्छा काम नहीं करेगा प्लाज्मा। तो जब ऑक्सीजन गिरना स्टार्ट होता है तभी ये आपका प्लाज्मा उसके रिस्क फैक्टर के अगेंस्ट उसका बेनिफिट मेडिसिन जो ट्रीटिंग डॉक्टर है वो डिसाइड करता है। कोई भी ब्लड है वो रिस्क के साथ आता है, कोई भी थेरापी है उसका रिस्क होते ही है, कोई भी चीज रिस्क फ्री नहीं होती है दुनिया में। तो ये रिस्क असेसमेंट करना पड़ता है कि जो कुछ भी असेसमेंट होगा वो असेसमेंट के हिसाब से प्लाज्मा चढ़ाना का रिस्क और प्लाज्मा नहीं चढ़ाने का प्लाज्मा के हिसाब से होने वाला बेनिफिट, तो ये रिस्क बेनिफिट असेसमेंट होगा। उस हिसाब से आपके फिजिशियन डिसाइड करेंगे कि कब चढ़ाना है और कैसे चढ़ाना है। तो वो आपको रिक्वेस्ट देंगे, तो आपको पता चलेगा कि भाई हमें आपको ये प्लाज्मा की जरूरत है, तब लोग ब्लड बैंक में और ब्लड सेंटर में आते हैं और पूछने के लिए कि भाई हमें प्लाज्मा चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि लोग नहीं, बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही है लेकिन डोनर नहीं अवेलेबल नहीं, डोनेशन नहीं हो रहा, इतनी इन्फेक्टिविटी का डर फैल चुका है, तो इसलिए भी लोग डोनेशन करने के लिए नहीं आते। इस हिसाब से स्टॉक कहीं पर भी नहीं है। आप कोई भी आप ब्लड सेंटर में पूछो पूछो अभी, तो आपको बोलेंगे भी आप कोई भी आपके रिलेटिव में कोई डोनर है जो रिकवर हो चुके हैं उसको लेके आओ तो हम आपको देंगे, क्योंकि जो स्टॉक अवेलेबल था वो सभी कंजम हो चुका है ड्यू टू ये हाई इन्फेक्टिविटी के हिसाब से। तो लोग देते ही अभी रिक्विजिशन आती है फिजिशियन से, ऐसा नहीं है कि किसी को नहीं पता है। एवरी फिजिशियंस नो, क्योंकि वो तो क्लिनिशियन है उसको तो पता ही है, उसकी गाइडलाइन होती है उस हिसाब से ही वो लोग काम करते हैं। पूरी गाइडलाइंस होती है, ऐसा नहीं होता कि कोई भी डॉक्टर के पास जाओगे तो वो आपको ट्रीट कर देगा वैसे ही सिंपल ये खांसी सर्दी इन्फेक्शन के हिसाब से।
कोविड की पूरी गाइडलाइन है आईसीएमआर के मुताबिक, उसमें सब लिखा होता है, सभी को पता ही है कि लेकिन कब क्या देना है, दे आर डिसाइडिंग, दे आर डिसाइडर कि वो एसेस करेंगे कंडीशन क्या है पेशेंट की, कब क्या कौन सी जरूरत है, जब मिल पाएगा तो उस हिसाब से आपको भेजेंगे। ठीक है। एक प्रश्न पूछना है डॉक्टर साहब, ये प्लाज्मा देने का लेडीज का परसेंटेज कितना है और प्लाज्मे का रिजल्ट कितना आता है? ओके, मैंने आपको वही बताया कि लेडीज जो नलीपेरस है, जो महिला को कोई संतान नहीं है वही डोनेट कर सकती है, या इन शॉर्ट आप मैरिज के बाद आप फॉर एग्जांपल देखे तो वो आप डोनेट नहीं कर सकते। उसका रीजन ये है कि अगर कोई महिला है उसको संतान हो चुके तो जो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी होती है, ठीक है, तो उसमें जो उसका बच्चा होता है गर्भ में, तो उसके हिसाब से वो एचएलए एंटीजन, शायद सभी लोगों ने या थोड़े बहुत लोगों ने सुना ही होगा, ट्रांसप्लांटेशन होता है तो एचएलए मैचिंग होना जरूरी होता है, लोग ऐसे बोलते हैं। तो एचएलए होता है वो पेशेंट की आइडेंटिटी के लिए भी लोग डीएनए फिंगरप्रिंट बोलते हैं ना, उस हिसाब से एचएलए को भी ऐसा शायद सभी लोगों ने सुना होगा या मेजोरिटी ने सुना होगा। तो ये एचएलए के अगेंस्ट जो एंटीबॉडी बन जाते हैं, अगर वो उसके गर्भ में जो बच्चा होता है, तो अगर वो एंटीबॉडी वो माता के बॉडी प्लाज्मा में रहते हैं, अगर वो हमें प्लाज्मा देते हैं एचएलए एंटीबॉडी वाला, तो वो क्या होता है, तो एक ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होता है जिसको हम ट्राली बोलते हैं, उससे लंग इंजरी होती है। ठीक है, वो एंटीबॉडी से लंग इंजर्ड होगा। अभी कोविड वाले पेशेंट में अगर आपने एचएलए एंटीबॉडी वाला भी ब्लड दे दिया, क्योंकि प्लाज्मा में एंटीबॉडी सभी तरह के होते हैं, ऐसा नहीं कि कोविड का ही होता है, अगर ये एंटीबॉडी वाला आपने ब्लड दिया तो क्या होगा, ट्राली फॉर एग्जांपल वो असेसमेंट में अपना ट्राली हो जाएगा, मतलब लंग इंजरी करता रहेगा, तो ऑलरेडी लंग इंजर्ड है, वापस से लंग इंजर्ड हो जाएगा तो पेशेंट की कंडीशन खराब होगी अच्छी होने के हिसाब से। इसलिए फीमेल का डोनेशन, प्लाज्मा डोनेशन जनरली अवॉइड किया जाता है, क्योंकि वी आर अज्यूमिंग दैट कि फीमेल का जो बच्चा हो चुका है, संतान हो चुके हैं, दे आर प्रोन टू डेवलप द एचएल एंटीबॉडी इनसाइड देयर बॉडी, इसलिए फीमेल का डोनेशन इसमें नहीं लिया जाता। और जो लिया जाता है वो मैरिज के पहले, जिसको संतान नहीं हुआ होता है मैरिज के बाद, वही फीमेल का डोनेशन लिया जाता है। तो मेजोरिटी ऑफ दैट के मेजोरिटी हम मेल का ही डोनेशन प्लाज्मा के लिए लेते हैं। लेकिन सिंपल ब्लड डोनेशन की बात करें, अगर आपने महिलाओं की बात छेड़ी हुई है, तो मैं ये बता सकता हूँ कि हार्डली लास्ट ईयर हमारा जो कलेक्शन होता है, परिमल भाई ने बताया 32,000 पर ईयर होता है। लास्ट ईयर कोविड के हिसाब से हमारा जो डोनेशन है वो 50% कम, 40% कम होकर हमारा 20,000 तक पहुंच डोनेशन हुआ है। तो उसमें हम फीमेल की बात करें तो 2% ही टोटल डोनेशन के 2% ही वो फीमेल थी, बाकी सब मेल थे। और यूटिलाइजेशन की बात करें तो आप देखने जाए तो मोर देन 90% वो फीमेल में ही वो यूज होता है, क्योंकि ड्यूरिंग बाकी सभी सर्जरी तो अभी कम हो चुकी है कोविड में, इलेक्टिव सर्जरी, इमरजेंसी सर्जरी तो हम देखते हैं कि जो ड्यूरिंग डिलीवरी महिलाओं को रक्त की जरूरत पड़ती है उसमें ही अभी यूज करते हैं। तो मोर देन 90% यूजर्स है वो महिलाएं हैं, और लेस देन 5% जो है वो महिलाओं में डोनेशन होता है। तो वी हैव टू मोटिवेट द फीमेल ऑल्सो कि भाई आप लोग ही यूजर्स हो, तो बी और आगे आए और आप डोनेट कीजिए और मोटिवेट कीजिए महिलाओं को। बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, वेरी मच, बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी। मुझे लगता है एक जानकारी देने की कृपा करेंगे, जिनको वैक्सीन का पहला डोज लग गया है और 28 दिन बाद, पहले बताया गया था 28 दिन बाद दूसरा डोज लगेगा, लेकिन अभी 28 दिन कंप्लीट हो चुके हैं लेकिन दूसरा डोज लग नहीं रहा है, बोले 42 दिन बाद लगेगा। तो 28 और 42 दिन के बीच में जो पोजीशन है, इस पोजीशन में क्या कोई प्लाज्मा दान कर सकता है क्या? हाँ, कर सकते हैं। वैक्सीन का डोज लिया है, वो पहला डोज हो कि दूसरा डोज, ठीक है, डोज का महत्व नहीं है अभी, लेकिन 28 दिन हो चुके हैं। हाँ, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि पहले एक 28 दिन के बाद दूसरा डोज था, तो क्या होता था कि अगर कोई भी आदमी वैक्सीनेशन स्टार्ट करता है तो ठीक है, तो वो 56 डे तक वो बिजी ही रह जाएगा, तब तक वो डोनेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपके 28 दिन के बाद तो दूसरा डोज आ जाएगा।
ठीक है, तो 2 महीने के बाद वो डोनेट कर सकेगा। तो अभी जो हुआ है फॉर एग्जाम्पल, तो अभी दूसरा डोज आपका लेट गया है, 2-3 महीने के बाद गया, तो 28 दिन से आप 42 दिन तक आप बीच में डोनेट कर सकते हो ब्लड, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अच्छा, बहुत दूसरी एक धन्यवाद। जिज्ञासा और थी मेरी, जो अभी कोरोना पॉजिटिव है या क्वारंटाइन है, ऑलरेडी अभी क्वारंटाइन, होम क्वारंटाइन है या हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है, तो उनको क्या प्लाज्मा दिया जा सकता है क्या क्वारंटाइन अवस्था में? नहीं, मैंने आपको वही बोला कि प्लाज्मा आपको तभी फिजिशियन डिसाइड करेंगे, ठीक है, और कब दिया जाएगा कि जब आपको ऑक्सीजन बहुत कम स्टार्ट होने लगेगा, आप हॉस्पिटलाइज हो गए। कोई भी कोई प्लाज्मा है वो ऐसी कोई दवा नहीं है कि आप आए और पी गए, जैसे सिरप के जैसा नहीं है। ये हॉस्पिटल में ही इश्यू होता है, हॉस्पिटल में उसका ट्रांसफ्यूजन होगा। कभी भी आप प्लाज्मा का ट्रांसफ्यूजन घर पर स्टार्ट नहीं कर सकते हो। हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, वहां पर पूरी टीम आपके साथ प्रेजेंट होगी, ठीक है, वो आपका रिस्क असेसमेंट करेंगे, बेनिफिट देखेंगे, रिस्क देखेंगे, कब जरूरत है फिर आपके डॉक्टर बोलेंगे तभी आपका इश्यू होगा। घर पर ये ट्रांसफ्यूजन कोई भी ब्लड का ट्रांसफ्यूजन आप घर पर नहीं कर सकते हो, क्योंकि ब्लड ट्रांसफ्यूजन एक रिस्क होता है, उसका रिएक्शन आने के चांसेस होते हैं। इसी तरह से आप यू कैन नेवर ट्रांसफ्यूज एनी ब्लड प्रोडक्ट टू द, आप घर पर जाके ये जड़ा नहीं सकते हो, ठीक है। अच्छा, बहुत एज धन्यवाद। लिमिट, एज लिमिट के बारे में एक बार बता दीजिए दोबारा। 18 साल से लेके 60 साल तक, 18 to 18 से 60 ईयर। 60। ओके। जिनका ऑस्ट्रेलियन एंटीजन पॉजिटिव है वो प्लाज्मा दे सकते हैं क्या? नहीं, वो प्लाज्मा नहीं दे सकते, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन मतलब हिपेटाइटिस बी, वी कैन अस्यूम दैट। तो हिपेटाइटिस बी जिसको पॉजिटिव आया है, तो वो परमानेंट डेफर में आता है, तो वो कभी भी कोई भी जांच का डोनेशन नहीं कर सकते, होल ब्लड का भी नहीं कर सकते और प्लाज्मा का भी नहीं कर सकते। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी जानकारी हम लोगों को दी प्लाज्मा के बारे में। जो भ्रम लोगों के बीच में था, निश्चित रूप से काफी जानकारी, हमारे काम आने वाली जानकारी आपने हमें दी है। कुछ आपका बोलना बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, थैंक कोई यू। बोलना चाहता है? कोई बोलना चाहता है क्या? किसी ने अभी आवाज की थी कि मुझे हाँ। बोलना। कौन? मैं संदीप भंडारी औरंगाबाद से। हाँ, बोलो। डॉक्टर साहब बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये हॉस्पिटल में से ज्यादा लोगों को जानकारी देना चाहिए, क्योंकि मैं अगस्त सितंबर में मैं भी पॉजिटिव था। ओके। मैं ठीक हूँ, हम्म। लेकिन इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। ठीक है, और हॉस्पिटल से जब आप डिस्चार्ज होते हो तो हाँ, सभी हॉस्पिटल में देखो, हमारे यहाँ सूरत में, अहमदाबाद में तो ऐसा है कि सभी जगह पर, वहां पर वार्ड में भी, वहां पर, लेकिन अभी इन्फेक्टिविटी इतनी ज्यादा हो गई है कि जो हेल्थ स्टाफ है, फ्रंटलाइन वॉरियर्स है, उसको भी टाइम, सोने का भी टाइम नहीं है, खाने पीने का भी टाइम नहीं, इतनी ज्यादा लोग वहां पर एडमिटेड है। अपनी कैपेसिटी से कई गुना ज्यादा वो काम करे। लेकिन मुझे पता है तब तक तो यहाँ पर लोग जब डिस्चार्ज होते थे पहले, जब, तो वो लोगों को इन्फॉर्मेशन देते थे कि आप आए और प्लाज्मा डोनेट करिए। दूसरा ऐसा है कि जो उसके अफिलिएटेड ब्लड सेंटर्स होते हैं, मान लो कि अब गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, उसकी ब्लड बैंक में डोनेशन हो रहा है प्लाज्मा का, तो वो आप एलिजिबल आप 28 दिन के बाद होते हो, तो वो जो डेटा होता है वो ब्लड सेंटर को दिया जाता है, और वो लोग अप्रोच करते हैं आपकी एज और सेंसर करके कि भी आप प्लाज्मा डोनेशन करना चाहते हो। ये सभी काम करते हैं। जैसे हम देखने जाए तो हमारे पास जो किसी हॉस्पिटल जो रिक्वायरमेंट होती है, तो हम हॉस्पिटल वालों को बोलते हैं भी आप हमें जो डिस्चार्ज हो चुके हैं उनके आप नंबर वगैरह, नाम वगैरह दो, हम अपनी तरफ से उसको बात करके बुला सकते हैं, अगर वॉलंटियर वो डोनेशन करना चाहते हैं, तो ऐसे भी हम डोनेशन अप्रोच कर सकते हैं। देयर आर सो मेनी अप्रोच। मोटिवेशन है तो उसके सभी तरह के अप्रोच होते हैं, आप लेटर लिख के भी कर सकते हो, वेबिनार से भी कर सकते हो, रूबरू मिल के भी दे सकते हो, कोई मीटिंग में भी दे क्लास सकते चालू हो। है, पूरा होते ही बात करती हूँ, थोड़ा ही तो वेबिनार बाकी है। डेफिनेटली वी कैन अप्रोच। और हॉस्पिटल से जब तक मुझे पता है वो बोलते हैं, लेकिन मान लो कि आपको नहीं बोला है, तो डेफिनेटली यू कैन गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम थ्रू अवर वेबिनार, न्यूज। हर रोज न्यूज में आता है कोविड प्लाज्मा का, हर रोज न्यूज में आप देख लें, कोई ना कोई न्यूज़पेपर में तो होता ही है कोविड प्लाज्मा की जरूरत है, हम भी देते हैं। इसीलिए तो हम ये मोटिवेशन देते हैं, न्यूज़पेपर में देते हैं, ये वेबिनार करते हैं, कि अगर किसी को नहीं पता है तो दे कैन गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दिस साइड ऑल्सो, दिस मीडियम ऑल्सो।
नहीं, और एक चीज है, जो जो आदमी मतलब खाली क्वारंटाइन है या जिसको हाँ कुछ तकलीफ नहीं है, उन हाँ लोगों ने उन लोगों को ये लोगों ने अप्रोच करना चाहिए। जो नहीं हो, देखो, जिसका तबीयत ठीक है, क्वारंटाइन क्वारंटाइन आप बोल रहे हो, जो क्वारंटाइन है, ठीक है, क्वारंटाइन अगर तो कोविड है, पॉजिटिव है, तो वो डोनेट कर पाएंगे। हाँ वही जो पॉजिटिव है और जैसा होम क्वारंटाइन है, जिसको वो कोई कर तकलीफ पाएंगे, नहीं। कर पाएंगे, डेफिनेटली वो कर सकते हैं। 28 दिन के बाद आप बोला किसी ब्लड बैंक से कांटेक्ट कीजिए, फोन नंबर्स होते हैं, वेबिनार्स होते हैं, आप कहीं पर भी कांटेक्ट कीजिए। आपके नजदीकी कोई भी ब्लड सेंटर में जाके यू कैन अप्रोच और आप डोनेट कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं थैंक यू फॉर गुड इंफॉर्मेशन। थैंक यू सर। है। थैंक यू, बहुत बढ़िया। सो एमपी के केंद्र ये जागृति का काम करता है। सोए हुए मानव को जगाता है, सोए हुए मानव को जगाता है। कोरोना का दौर है वसुंधरा पर, कोरोना का दौर छाया है वसुंधरा पर, और इसमें जाने जा रही है रोज। तो प्लाज्मा डोनेट करके सबको बचाने का एक मार्ग दिखाने के लिए आज हमारे साथ परिमल भाई जी और डॉक्टर सुमित जी जुड़े हैं। बहुत सुंदर इंफॉर्मेशन थी जिसकी जरूरत है। भले आज कम लोगों को जानकारी हो, पर हम बार अलग अलग जगह वेबिनार आपके शुरू करेंगे और लोगों तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। आनंद भाई जी को मैं निवेदन करती हूँ एमपी केंद्र के बारे में इनको बताते हुए आप धन्यवाद का कार्यक्रम कराइए, और अपन कितने लोग तक ये वीडियो पहुंचाएंगे ये भी इनको बताइए। दैट विल बी ग्रेट। एमपी केंद्र से हमारे आनंद भाई जी कितने सालों से नॉन स्टॉप ये काम कर रहे हैं, तब लोग अभी जागरूक हो रहे हैं। 7-8 साल से एक ही दिन छुट्टी लिए बिना रोज 6:30 बजे फ्री ऑफ चार्ज में ये क्लास चलती है। तो इतनी मेहनत करते हैं तो थोड़ा सा अभी लोग जुड़ने लगे। वैसे ही आपका काम है और आप भी मेहनत कर रहे हैं तो लोग जरूर जुड़ेंगे। आनंद भाई जी इस बारे में हमें बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अलका जी, आपने बहुत सुंदर संचालन किया। आज का जो मंच संचालन का काम आपने इतने सुंदर तरीके से किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एमपी के फिटनेस क्लासेस आज निरंतर जो अभियान लेकर चल रही है, लोगों में एक फिटनेस और हेल्थ से रिलेटेड जागृति फैलाने के लिए, और अभी इस तरह की क्लासेस की बहुत ज्यादा आवश्यकता महसूस की जा रही है। लोगों में जागृति लाने के लिए, अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने के लिए, अपने फिटनेस से प्रति जागरूक रहने के लिए, तो हम नियमित क्लास ले रहे हैं। और हमारे क्लास में न केवल नागपुर बल्कि देश और विदेश से भी काफी भाई बहन नियमित रूप से जुड़ रहे हैं, इससे लाभ ले रहे हैं। ध्यान, योगा कहते हैं, योगा और ध्यान एक ऐसा माध्यम है जिससे हम डॉक्टरों के पास जाने से बच सकते हैं। बहुत कम जाने की जरूरत पड़ती है नियमित योगा करने से, नियमित मेडिटेशन करने से। एमपी के फिटनेस क्लासेस हमारी जो संचालित हो रही है नागपुर में, महाप्रज्ञ प्रेक्षा ज्ञान केंद्र हमारी संस्था है, उसके द्वारा ये क्लास संचालित होती है। पिछले 9 साल से नियमित रूप से पहले क्लास चलती थी हमारे यहाँ, और अभी कोरोना काल में हमने ऑनलाइन चालू किया है। करीब 13 महीने हो गए, 13 महीने से हम ऑनलाइन नियमित क्लास ले रहे हैं। हमारे सेंटर में क्लासें बंद हो गई थी तो हमने ऑनलाइन चालू किया, और इससे हमें बहुत फायदा हुआ। फायदा ऐसा हुआ कि हमें काफी नए लोगों से मिलने का, जुड़ने का हमें मौका मिला। काफी नए लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और हम विशेषज्ञ लोगों को रविवार के दिन बुलाते हैं उनके टॉपिक पर। जो हमें ये एपिसोड, ये अपना नया एक प्रोग्राम लेते हैं, ये रविवार का साप्ताहिक प्रोग्राम, बहुत ही पॉपुलर हो रहे हैं ये सारे प्रोग्राम, और लोग इनको देख रहे हैं, इससे फायदा भी हो रहा है। और हमारे प्रोग्राम के वीडियो हमारे चैनल पे सारे अवेलेबल है, आप कभी भी देख सकते हो उनको। जितने भी हमने प्रोग्राम लिए सारे वीडियो हमारे चैनल पे यूट्यूब पे अवेलेबल है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका, बहुत बहुत धन्यवाद परिमल सर आपका। धन्यवाद। अमूल्य समय निकाल कर हमारा मार्गदर्शन किया, इसके लिए। और जिन भाई बहनों ने हमारे साथ आज जुड़कर इस कार्यक्रम का लाभ लिया, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अभी हम मीटिंग हमारी यही एंड कर रहे हैं। ओम अरहम जय जिनेन्द्र। प्रार्थना के साथ करते हैं, सभी एक साथ प्रार्थना के लिए जुड़े।
एक प्रार्थना करते हैं, सबके सबके अच्छे के लिए करते हैं। तो सभी Okay. मैं एक लाइन बोलती हूँ, आप बोलिए, और उसके बाद त्रिपदी हम वंदन भी करेंगे, सबको गुरुदेव के आभार व्यक्त करेंगे। तो मैं एक एक लाइन बोलती हूँ, आप मेरे पीछे बोलेंगे, क्योंकि कोई पेशेंट आज घर पे क्वारंटाइन है। आज विद्या जी भी जुड़ी है और पूरा परिवार भी पॉजिटिव है। मेरे फ्रेंड सर्कल में भी बहुत सारी फ्रेंड्स हॉस्पिटलाइज है, कुछ क्वारंटाइन है। तो सबके लिए हम भाव से प्रार्थना करते हैं, हाथ जोड़े, एक एक पीछे लाइन बोलेंगे। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां और सबसे बड़ी बात, हमारे अंदर ही सब कुछ है, आनंद, चैतन्य और शक्ति। और उसके जागरण के लिए आनंद भाई जी सबको जागरूक करेंगे अपने अंदर की शक्ति मेरे के साथ साथ बोलेंगे सभी। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मेरे अंदर मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का अनंत अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। परम लक्ष्य है। ओम शांति शांति शांति। हमारा आज का दिन ओम मंगलमय हो, शांति, आनंदमय हो, शांति। शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ गुरुदेव के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करेंगे। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। ओम हरम। ओम ओम हरम। ओम